नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में अगला पाठ शब्द विचार। शब्दों के बारे में जानना। शब्द क्या हैं? शब्द की रचना कैसे होती है? शब्द और पद क्या है? शब्द के भेद कितने हैं? उपभेद कितने हैं? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। आज हम जो भेद की आपके भेद जो बताएंगे शब्दों के, उन भेदों में दो भेद हम आज आपको समझाएंगे। अगले वीडियो में हम अगले दो भेद लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम शब्द क्या है। शब्द जो है वर्णों को जोड़कर बनता है। ठीक, वर्ण माने अक्षर। अब अगर अक्षर हम यूं ही जोड़ दें, उसका कोई नियम ना हो, उसका कोई तरीका ना हो, उसको किसी तरीके से हम जोड़ दें, चाहे वो सार्थक हो निरर्थक हो, कैसा भी बन जाए, तो क्या वो शब्द कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। शब्द बनने के लिए हमें वर्णों का सार्थक प्रयोग करना होगा, सही स्थान पर वर्ण का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे एक शब्द ले लो, हम घा और रा, दो अक्षर ले लेते हैं। ये घा है और ये रा है। ठीक है, अब रा को हम पहले लिख दें और घा बाद में लिख दें, अब इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं, ये कोई शब्द नहीं बना। ठीक है, ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और इसी को जब हम घा इधर कर दें और रा यहाँ कर दें, तो ये एक सार्थक शब्द बन जाएगा। घर, घर का कोई अर्थ होता है। जब शब्द का कोई अर्थ होता है तो वो सार्थक होता है, और जब किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता तो वो निरर्थक होता है। तो शब्दों का निर्माण करने के लिए हमें वर्णों का सही प्रयोग कैसे करना है, किस स्थान पर करना है, ये समझना जरूरी है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसकी परिभाषा, शब्द क्या है, इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल शब्द है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पद क्या होता है, हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। पद क्या है? पद जो है, जब हमने शब्दों का जो वर्ण है, वर्णों का सही प्रयोग किया तो एक सार्थक शब्द बना। फिर हमने शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में कर दिया, यानी कि कौन सा शब्द, अब जैसे इसी को लेते हैं, हम पद बनाने के लिए क्या करते हैं, शब्दों को लेते हैं। मेरा घर एक गांव में है। ठीक है, तो मेरा एक शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इसको पद वाक्य, ये तो हमारा पूरा वाक्य बन गया। वाक्य सार्थक कब हुआ? जब हमने इसमें सही शब्दों का प्रयोग सही स्थान पर किया है, तो ये सार्थक वाक्य बन गया। ठीक है, अब वाक्य में ये शब्द प्रयोग हो गया तो ये एक पद बन गया। क्या बन गया? पद बन गया। वाक्य में प्रयोग होने पर जो शब्द है वो पद बन जाता है। यहाँ तक शब्द रहेगा, मेरा अलग है ना। एक एक पेन, कलम, सब्जी, आलू, टमाटर, कुछ भी अकेला शब्द है, तब तक तो वो शब्द है। लेकिन जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो वो पद बन जाएगा। क्लियर? ये चीज होगी। अब हम आते हैं शब्दों के भेद पर। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद होते हैं बेटा चार। कितने होते हैं? चार। ठीक है, चार भेद। चार भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना, रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और चौथा
प्रयोग के आधार पर। अब इसके बाद इनके भी उपभेद होते हैं, ठीक है, इनके भी उपभेद होंगे। तो उपभेद करने के लिए हमें देखना पड़ेगा उत्पत्ति के आधार पर। जो पहला हमारा टॉपिक है, इसके भेद होंगे 2, ठीक है। कौन कौन से? तत्सम और दूसरा तद्भव, ठीक है। तद्भव, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, ठीक। जैसे हिंदी में हम अपनी नाक को नाक कहते हैं ना, नाक, नोज है ना अंग्रेजी में, हिंदी में कहा नाक। लेकिन संस्कृत में नाक को नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका, ठीक है। तो नासिका कहाँ, चक्षु कहाँ, ठीक है, नेत्र कहाँ, दुग्ध, घृत, शैया। तो ये तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम, क्योंकि इनको संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, ठीक है। अब इन्हीं शब्दों का हम जब अपनी भाषा में अपनी तरीके से प्रयोग कर लेते हैं तो वो तद्भव बन जाते हैं। अपने आराम से हमने उन शब्दों में मतलब उनको थोड़ा बदलाव कर दिया, उसमें विकृति आ गई, बदलाव आ गया। तो हमने नासिका को बोल दिया नाक, ठीक है, चक्षु को बोल दिया आँख, नेत्र को भी बोल दिया आँख या नयन बोल दिया, कुछ भी लिख सकते हो। दुग्ध को बोल दिया दूध, घृत को बोल दिया घी, शैया को बोल दिया चारपाई या खटिया। भी खटिया कहते हैं देशी भाषा में, देशज आ जाएगा। अगर खटिया लिख देंगे ना यहाँ पे तो ये देशज हो जाएगा, देशज, ठीक है। अगर खटिया लिख देते हैं तो फिर ये देशज हो जाता है। तो आपने देखा तद्भव और तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए और हिंदी में, और तद्भव जो हैं वो बदल के आए हैं तो ये तद्भव बन गए। जो हिंदी में इनका प्रयोग बदल करके किया गया, कुछ बदलाव के साथ किया गया तो वो तद्भव बन गए, और जो बिना बदलाव के किया गया तो वो तत्सम कहलाए। क्लियर? अब हम दूसरा देखते हैं। नहीं, इसका तीसरा भेद और है। 3 भागों में इसको हम बांटेंगे। यहाँ पे हम भूल कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम देशज भी आएगा। तीसरा पॉइंट हमारा, एक हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तत्सम, तद्भव और देशज, ठीक है। देशज शब्द जो हमने अपनी बोलचाल की भाषा में लंबे समय तक बोलते रहे और वही हमारी भाषा में आ गए, बोलने में आ गए, ठीक। इसमें देखो लोटा, ये है ना, हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना। चिड़िया, ठीक है, और बोलते हैं जूता, ये देशज शब्द हैं, ठीक। लाठी, ये खटिया शब्द इसी का है, ठीक है। तो ये जो है देशज हो गया। आ गया समझ में ना। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद में पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर उसके 3 उपभेद किए गए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट है रचना के आधार पर, ठीक। रचना के आधार पर हम लेते हैं तो इसके भेद होंगे रचना के आधार पर 3, ठीक। 3 कौन कौन से होंगे? देखो, रचना के आधार पर ये हमारा पहला उपभेद है, ये हमारा दूसरा उपभेद है। रचना के आधार पर भेद कितने हो गए? 3। कौन कौन से होंगे भेद? इसमें सबसे पहला होगा रूढ़, रूढ़ शब्द होंगे। दूसरे होंगे यौगिक और तीसरे होंगे योग रूढ़, ठीक है।
तीसरा है योग रूढ़। आज हम इन्हीं दो भेदों के बारे में केवल समझेंगे, इन्हीं को केवल पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में समझेंगे। अगले वीडियो में हम अगले बारे में पढ़ेंगे, अगले दो भेद। तो रचना के आधार पर जो भेद हैं वो हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, यानी तीन शब्द, तीन भेद। यहाँ पर भी आपके पास तीन भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर भी आपके पास तीन भेद हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको खंड ना किए जा सकें, जिनके खंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे हम लिखेंगे कमल। ठीक है, अब तुम इसको अलग करोगे, कमल को अलग करोगे, क्या इसमें इसका किसी का कोई अर्थ रहेगा? नहीं ना, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। इसको हम खंडों में बांट नहीं सकते, इनको कई जगह में विभाजित नहीं कर सकते। गांव, ठीक है, पंखा, कलम, फूल, ठीक है, इनको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, इनको हम टुकड़े नहीं कर सकते, ये ज्यों के त्यों रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। इसका बाद दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें दो शब्द आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो ये विद्या है और ये है आलय। ठीक, आलय का मतलब होता है घर और विद्या माने विद्या, ज्ञान। तो विद्यालय, विद्याधन, आलय, दो शब्द। जहां पर घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये शब्द जहां पर दो शब्द जो हैं आपस में जुड़कर के एक शब्द बन रहा हो, उसे हम यौगिक, यौगिक का मतलब होता है जोड़ना, यौगिक का मतलब जोड़ना। ठीक है, तो विद्यालय, घुड़सवार, ठीक है, महाराज, राजपुत्र, स्नान घर, महान आत्मा, ठीक है, खूबसूरत, रसोई घर, इस तरह से होता है। अभी इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगला हमारा एक बचा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपने के अतिरिक्त भी एक अर्थ होता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे ये दो या दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और इनका एक विशेष अर्थ बनता है। इनका अपना तो अर्थ होता ही है, उसके अतिरिक्त जो है उनका एक और विशेष अर्थ आता है, इसलिए हम इनको योग रूढ़ शब्द, यानी रूढ़ बन जाते हैं। वो जो जुड़े हुए शब्द हैं वो रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि वो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी पहचान जो है वो विशेष अर्थ में होती है। जैसे अब हम योग रूढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लंबोदर। ठीक है, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात नाम आ गया ना गणेश। ठीक है, नीलकंठ, तो ये तो शंकर जी के लिए आ गया। तो विशेष अर्थ नीलकंठ जो है वो या तो पक्षी है, पक्षी के लिए, पक्षी चिड़िया है, उसका नाम है स्पेशल, विशेष नाम है उसका नीलकंठ, या फिर शिव जी का नाम है नीलकंठ। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्द जो हैं जो एक विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगले दो भेदों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा ऐसा मेरा विश्वास है।